बच्चों, आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के लिखी गई कविता अट नहीं रहा है पढ़ेंगे। इसका आधा भाग उत्साह हम पहले पढ़ चुके हैं और अब हम अट नहीं रहा है ये कविता पढ़ेंगे। तो इस कविता में कवि ने फाल्गुन मास का वर्णन किया है। फाल्गुन के महीने में आप जानते हैं कि जब ठंड कम होती है, मौसम बदलता है, तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। कभी भी जब मौसम बदलता है, चाहे ज़्यादा गर्मी के बाद जाड़ा आए, चाहे ज़्यादा जाड़े के बाद गर्मी आए, तो लोगों के अंदर एक प्रसन्नता का माहौल हो जाता है। उनके मन बहुत प्रसन्न होते हैं इस परिवर्तन से। और फाल्गुन के महीने में तो और भी, क्योंकि पतझड़ बीत चुका होता है, नए नए पेड़ पौधे पे फूल और पत्ते आ गए होते हैं, तो चारों तरफ वातावरण अच्छा हो जाता है, सुगंधित होता है, तो लोगों के मन में भी आनंद भर जाता है। इसी का वर्णन इन्होंने यहाँ पे किया है। पहले इनकी पंक्तियाँ हैं, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि फागुन के महीने में चारों तरफ इतना ज़्यादा सौंदर्य बिखरा हुआ है, जो कि अब हमारे मन में अट नहीं रहा है, जो कि हम शरीर के अंदर वो समा नहीं पा रहा है। हमारे फागुन का सौंदर्य हमारे शरीर के अंदर समा नहीं पा रहा है। इतना ज़्यादा सौंदर्य चारों तरफ बिखरा हुआ है और ये सर्वत्र जो है सुंदर हृदयग्राही दृश्य उपस्थित हैं। जिधर भी देखते हैं पेड़ पौधे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि चारों तरफ सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य बिखरा हुआ है और मौसम भी बदला हुआ है, लोगों के मन भी प्रसन्न हैं। तो इससे जो कवि जो है वो बहुत आनंदित है। और यहाँ पे कवि ये भी कहना चाहते हैं, इसका भाव का सौंदर्य यही होगा कि जब इंसान का मन प्रसन्न होता है तो उसे चारों तरफ सौंदर्य ही सौंदर्य दिखाई पड़ता है। और क्योंकि वातावरण का भी मन पे भी प्रभाव पड़ता है, तो सौंदर्य का मन पे भी प्रभाव पड़ता है। और अगर मन प्रसन्न है तो वो चारों तरफ सुंदरता और ज़्यादा दिखती है। इसमें देखिए फागुन की सुंदरता का मनोहारी चित्रण किया गया है। इसमें अट नहीं रही है आभा फागुन की तन की सट नहीं रही है। तो यहाँ पे प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया गया है। इन्होंने लय और संगीत के गुण विद्वान है। इस कविता को गाया भी जा सकता है और भाषा सहज और सरल है। तो ये इसका शिल्पगत सौंदर्य हो गया। अगला है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। यहाँ पे कवि फागुन की मादकता का चित्रण करते हुए कहते हैं कि कवि निराला फागुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे फागुन, जहाँ कहीं भी सांस ली जाती है वे वहाँ से सुगंधी आती है, क्योंकि चारों तरफ फूल खिले हुए होते हैं और आम पे भी मौजर आए होते हैं, तो हर तरफ वो फूल का सौंदर्य और सुगंध जो है बिखरी रहती है। तो कह रहे हैं जहाँ भी सांस ली जाती है वहीं पे सुगंध ही भर भर के आ रही है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आगे कवि कहते हैं कि जब मन खुश होता है तो वो ऐसा आनंदित रहता है और चारों तरफ ऐसा लगता है कि मन को कल्पना की उड़ान में उड़ने के लिए तुम जो हो पर देते हो। हे फागुन, तुम मन की उड़ान को आकाश में उड़ने के लिए जो है वो पंख लगा देते हो। पर कर आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अब कहते हैं, कवि कहते हैं कि चारों तरफ इतना सुंदर बिखरा हुआ है कि जब मैं उससे आँख हटाना चाहता हूँ तो मेरी आँख भी नहीं हट रही हैं। हे फागुन, तुम्हारे आने से जो चारों तरफ संसार में सौंदर्य बिखरा हुआ है वो अत्यधिक अनुपम दृश्य, मनोरम दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। और मैं आँख हटाना चाहूँ भी तो मेरी आँख नहीं हट रही है, जिससे कि मैं उसे बार बार निहारने के लिए विवश हो जा रहा हूँ। इसमें भी भाव का सौंदर्य में है। फागुन का महीने आने पर चारों तरफ जो है हृदयग्राही मनोरम दृश्य उपस्थित होते हैं, जिससे कवि का मन जो है वो प्रत्येक व्यक्ति का मन आनंदित होता है। शिल्पगत सौंदर्य में फिर वही है कि उन्होंने फागुन का मानवीकरण किया है, मनोरम आकर्षण चित्र किया है। और इन पंक्तियों में लयात्मक ये गाई भी जा सकती हैं। इसमें एक लय सुर में बंधी हुई हैं, भाषा सहज सरल है और घर घर और पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इसमें कई जगह घ और प का वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो अनुप्रास अलंकार भी उपस्थित है। तो ये इसका शिल्पगत सौंदर्य है। अगला है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। आप देखते हैं कि जब पतझड़ के बाद जब नई नई पत्तियाँ आती हैं तो पत्तियाँ कोमल लाल रंग की भी होती हैं, और जिन पत्तियों को आया थोड़ा समय हो गया तो वो हरी होती हैं। तो इन्हीं सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि पेड़ पौधे जो है हरी पत्तियों से लद गए हैं और वो पत्तियां कहीं हरी हैं और कहीं लाल रंग की
कोमल पत्तियाँ सुशोभित हो रही हैं। कहीं पड़ी हैं उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, और जो चारों तरफ पुष्प खिले हुए हैं वो ऐसे प्रतीत होते हैं कि इन पेड़ पौधों पर फूलों की माला सुशोभित, सुगंधित फूलों की माला सुशोभित हो रही है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। और वो आगे कह रहे हैं कि प्रकृति का एक एक अंग सौंदर्य से परिपूर्ण हो गया है, और ये सुंदरता इतनी अधिक है कि वो कहीं समा नहीं पा रही है, और इससे सभी लोग आनंदित हो रहे हैं। फिर से देखिए, फागुन के महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। पेड़ों की डालियाँ पत्तों से लद गई हैं। ये पत्ते कहीं हरे हैं और कहीं लाल रंग के किसलई रंग की पत्तियों से जो है पेड़ की शाखाएं जो है वो लद गई हैं। कहीं पेड़ पौधों की छाती पर मंद सुगंध फूलों की मालाएं सुशोभित हो रही हैं। पेड़ पौधे खिले हुए सुगंधित फूलों से लद गए हैं, और प्रकृति का एक एक अंग सौंदर्य से पूर्ण हो गया है। वो सौंदर्य जो है वह कहीं समा नहीं रहा है। इतना अधिक सौंदर्य चारों तरफ व्याप्त है। इसमें भाव का सौंदर्य में यही है कि यहाँ पे प्रकृति के प्रत्येक हिस्से की सुंदरता को उकेरा गया है कि कैसे फूलों से शोभा बढ़ रही है, पत्तियाँ भी जो सुशोभित कर रही हैं, चारों तरफ वातावरण में पुष्प की सुगंध समाहित हो रही है। तो यहाँ पे प्रकृति की सुंदरता का ही वर्णन किया गया है, और इस सुंदरता के आगे हर चीज़ छोटी प्रतीत हो रही है कवि को। अगला है शिल्पगत सौंदर्य। यहाँ पे फिर प्रकृति का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया गया है। कहीं शब्द की प्रवृत्ति आवृत्ति से विशेष सौंदर्य आ गया है, और मंदगंध पुष्पमाल में ये जो है ये लयबद्धता है कि इन शब्दों को इस लय में बांधा गया है कि इसमें मतलब इसे गाया भी जा सके। पाट पाट मंद पुष्प, कहीं कहीं ये वर्ण कई बार आए हैं, क का कई बार आया है, प कई बार, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं। और इसमें अब देखिए पहला प्रश्न है, कहीं बादल से फुहार रिमझिम सा बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहा है। सॉरी, ये तो बादल राग का हो गया प्रश्न। अगला है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है। मैंने कहा है कि छायावाद की विशेषता होती है कि उनके मन की भावनाओं को बाहरी चीज़ से तालमेल बिठाते हैं, तन्मयता लाते हैं। इसका यहाँ पे कहाँ किन पंक्तियों से चित्रण हो रहा है, तो कह रहा है कहीं सांस लेते हो भर भर देते हो, कि मतलब जो सांस लेता है तो पुष्प की सुगंध से उसका मन भी जो है वो भर जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, तो यहाँ पे मन की उड़ान को मैंने कहा है कि मन के अंदर के भावों को बाहर की चीज़ों से जोड़ने का प्रयास किया जाना ही छायावाद होता है। तो कह रहे हैं कि मन की उड़ान को उड़ने के लिए तुम, मन की कल्पनाओं की उड़ान को उड़ने के लिए तुम पर दे रहे हो। पर मतलब वो सारा वातावरण भी इतना सुंदर है कि जिससे मन और प्रसन्न होकर आकाश में उड़ान भरने के लिए तैयार है। दूसरा प्रश्न है, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। ये तो आप खुद भी कर लोगे कि चारों तरफ इतना सौंदर्य बिखरा हुआ है, सुगंधित फूलों की महक चारों तरफ से आ रही है, हर तरफ सौंदर्य बिखरा हुआ है। सौंदर्य इतना अधिक है कि वो कहीं भी समा नहीं रहा है, उसके सामने हर चीज़ छोटी पड़ रही है। इसलिए कवि की जो है, कवि का ध्यान उस सुंदरता से हट नहीं पा रहा है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। इसमें फागुन के महीने में हर तरफ सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। फागुन की सुंदरता सर्वव्यापक है। इन्होंने मतलब जो जो वर्णन किया है कि पेड़ पौधे पे कैसे लाल हरे पत्तियाँ आ गई हैं, और जो फूलों का वर्णन उन्होंने किया है कि ऐसा लगता है कि फूलों की माला पहन रखी हो। तो इस प्रकार से कवि ने उस फागुन की सुंदरता का वर्णन किया है। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। फागुन के महीने में सर्वत्र मादकता रहती है, मतलब जो फूलों की सुगंध होती है, वो वातावरण ऐसा होता है, वसंत का सा वातावरण होता है, जिससे लोगों के मन में जो है वो प्रसन्नता भरी रहती है और मादकता भरी रहती है। वो और किसी ऋतु में नहीं होती है। पेड़ पौधे फलों पत्तों से लदे रहते हैं, फूलों से लदे रहते हैं। ये सब देख के प्रत्येक मनुष्य का मन जो है बहुत आनंदित रहता है। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषता लिखिए। इसमें है पहला,
कठिन श्रृंखला बज बज कर। चलिए अगले उसमें हम लोग करेंगे, इसका जो है एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में किया जाएगा। आज के लिए इतना ही।